मेरी मौत से ठीक पहले मुझे आखिरकार वह राज पता चल गया जो मेरी पत्नी सालों से छुपा रही थी। उस सिस्टम में वही मेरा टारगेट थी और जैसे ही उसके प्रति मेरा प्यार यानी अफेक्शन शून्य पर पहुंचता, सिस्टम उसे मिटा देता। लेकिन अपने बचपन के दोस्त का बदला लेने के लिए वह पागल हो चुकी थी। उसने मुझे तहखाने में बंद कर दिया और मुझ पर अमानवीय अत्याचार किए। उसने सबसे पहले मेरी एक आंख निकाल ली, खून का फव्वारा फूट पड़ा और मेरे पूरे चेहरे पर फैल गया। मैं दर्द से चीख रहा था, लेकिन वह ऐसे पेश आ रही थी जैसे उसे कुछ सुनाई ही न दे रहा हो। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। उसने ठंडे लहजे में कहा, यह सब तुमने खुद अपने ऊपर बुलाया है रेयान, तुम इसी के लायक हो और अब तुम्हें इसका परिणाम मिल रहा है। इसके बाद उसने अपनी चाकू उठाई और सीधे मेरी तरफ बढ़ा दी। जैसे ही मुझे महसूस हुआ कि मैं हमेशा के लिए इस दुनिया से जा रहा हूं, मैंने वास्तव में उसके दिमाग की आवाज, सिस्टम की चेतावनी सुनी। टारगेट रेयान फोर्ड का अफेक्शन शून्य होने वाला है। प्लेयर क्रिस्टल व्हाइट, तुरंत अफेक्शन बढ़ाओ वरना सिस्टम प्लेयर को मिटा देगा। उस अंधेरे तहखाने में मैं एक कोने में दुबक कर बैठा था। मेरे हाथ और पैर भारी ठंडी जंजीरों से कसकर बंधे हुए थे। मुझे याद भी नहीं था कि मैंने आखिरी बार भरपेट खाना कब खाया था। क्रिस्टल द्वारा दी गई हर यातना के बाद मेरा पूरा शरीर कीचड़ की तरह ढीला पड़ चुका था। मुझमें 1 इंच की भी ताकत नहीं बची थी। जिस बचपन के दोस्त को वह सबसे ज्यादा मानती थी, उसके बदले की आग में जलते हुए उसने जब तब मेरे पीने के पानी में चुपके से नींद की गोलियां मिला दी थी। मैंने बिना किसी शक के वह पानी पी लिया और तुरंत गहरी नींद में डूब गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं पहले ही इस अंधेरे तहखाने में जंजीरों से जकड़ा हुआ था। अर्ध बेहोशी की हालत में मैंने देखा कि एक लंबा कद मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। मैंने आंखें सिकोड़ कर देखा तो उसके होठों के कोने पर एक दिल दहला देने वाली मुस्कान तैर रही थी। अगले ही पल उसने मेरे बाल पकड़े। उसकी आंखों में जहर भरा गुस्सा था। तुम वाकई बहुत पत्थर दिल हो। तुमसे शादी करने के बाद मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी की हर चीज दे दी, तो फिर तुमने टाई को जहर क्यों दिया? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बोलते बोलते उसने मेरा सिर पकड़ा और दीवार पर दे मारा। मेरे पूरे शरीर में भयंकर दर्द दौड़ गया। मैं दर्द रोक नहीं पाया और एक के बाद एक चीखें निकल पड़ी। यह मैंने नहीं किया, मैंने कहा। तुमने ही उसे उस पार्टी में बुलाया था और खाना मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था। हम सबने वही खाना खाया था, तो सिर्फ वही बीमार क्यों पड़ा? मैं कसम खाता हूं कि मैंने किसी को जहर नहीं दिया। मैंने खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन उसने उपेक्षा से मुंह फेर लिया और नफरत भरे लहजे में बोली, तुम्हारी इस बकवास पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुमने पक्का किसी की नजर बचाकर टाई की प्लेट में कुछ मिलाया होगा और अब झूठ बोलने की हिम्मत कर रहे हो। उसकी आंखें और चौड़ी हो गईं, उसकी आवाज तीखी और कांपती हुई हो गई। टाई और मैं साथ बड़े हुए हैं। उसने हमेशा मेरी रक्षा की, मेरा ख्याल रखा। मेरा परिवार गरीब था, मैं इकलौती संतान थी और मोहल्ले के बच्चे हमेशा मुझे परेशान करते थे। हर बार टाई ही मुझे बचाने आगे आता था। मेरे पिता एक शराबी थे जो नशे में लोगों को पीटते थे। अगर टाई ने मुझे न बचाया होता तो शायद मैं पीट पीट कर मार डाली जाती। उसने आखिरकार जैसे तैसे अपनी मास्टर्स पूरी की थी, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने ही वाला था और तुमने इतनी क्रूरता से उसका भविष्य तबाह कर दिया। क्रिस्टल ने मुझे सफाई देने का कोई मौका नहीं दिया। उसकी आंखों का पागलपन चरम पर था। क्योंकि तुम इतने संगदिल हो, इसलिए मैं तुम्हें जीने से ज्यादा मरने की दुआ मांगने पर मजबूर कर दूंगी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वह झुकी और फर्श से लोहे के जंग लगे प्लास उठा लाई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन मेरे शरीर में अब जरा भी ताकत नहीं बची थी। मैं सिर्फ बेबस होकर देखता रहा कि कैसे उसने प्लास से मेरे नाखून एक एक करके उखाड़ दिए। हड्डियों को चीर देने वाले उस दर्द से मैं बेकाबू होकर चीख पड़ा। दोनों हाथों से खून बह निकला और फर्श पर तुरंत एक तालाब सा बन गया। उसकी ठंडी आवाज मेरे कानों में गूंजती रही, रेयान, मैं तुम्हें बता दूं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इससे भी बदतर चीजें अब भी बाकी हैं। दर्द की वजह से मेरा दिमाग सुन्न होने लगा था। मुझे लगा कि मैं किसी भी पल बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन तभी अचानक मेरे शरीर में एक तेज चुभन महसूस हुई जिसने मुझे झकझोर कर जगा दिया। मैंने जबरदस्ती अपनी आंखें खोली। मेरी नजरें खून से धुंधली हो चुकी थी, लेकिन मैं धुंधला सा देख पा रहा था कि क्रिस्टल किसी कमजोर इंसान का सहारा देकर मेरी तरफ आ रही है। थोड़ी देर में मैं पहचान पाया कि क्रिस्टल अपने प्यारे बचपन के दोस्त को एक एक कदम संभालते हुए मेरे पास ला रही थी। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद था। वह इतना कमजोर था कि मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। धुंधली हालत में मैंने क्रिस्टल को धीरे से कहते हुए सुना, टाई, मैंने पहले ही तुमसे बदला ले लिया है। लेकिन उसने कमजोर तरीके से सिर हिलाया। उसका स्वर कड़वाहट और नफरत से भरा हुआ था। यह काफी नहीं है। मेरा जिगर और पेट दोनों बुरी तरह खराब हो चुके हैं। डॉक्टर का कहना है कि बाकी की पूरी जिंदगी मुझे दवाइयों के सहारे ही गुजारनी होगी। उसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। क्रिस्टल ने तुरंत एक कुर्सी आगे बढ़ाई और उसे प्यार से उस पर बैठाते हुए शांत कराया। टाई, ज्यादा तनाव मत लो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें आराम की जरूरत है। इस पूरे ड्रामे को देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और बुदबुदाया, सच में मैंने उसे जहर नहीं दिया था। पुलिस को बुलाओ, वे जांच करेंगे और पता लगा लेंगे कि असली गुनहगार कौन है। तभी टाई ने मुझे खूंखार नजरों से घूरा। उसकी आंखों में ऐसी नफरत सुलग रही थी जैसे वह मुझे जिंदा चबा जाना चाहता हो। क्या पुलिस बुलाने से मुझे मेरा स्वस्थ शरीर वापस मिल जाएगा? मैं चाहता हूं कि वह अपनी जान की कीमत चुकाए। इसके साथ ही वह अपना आपा खो बैठा और अपनी व्हील चेयर को सीधे मेरी तरफ दौड़ा दिया। गनीमत रही कि क्रिस्टल ने उसे वक्त रहते रोक लिया। टाई, खुद को परेशान मत करो, इसे मैं संभालती हूँ। क्रिस्टल सीधे मेरे पास आई, इतनी पास कि मैं उसकी भारी सांसों की आवाज सुन सकता था, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव इतने अनजान थे कि उसने मुझे डरा दिया। उसने फिर से मेरे बाल पकड़े और मुझे ऊपर देखने के लिए मजबूर किया। जैसे ही हमारी नजरें मिली, उसने ठंडे स्वर
स्वर में कहा, ये सब तुमने खुद बुलाया है, मैंने अपना सब कुछ तुम पर लुटा दिया। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ तो फिर तुम टाई को बर्दाश्त क्यों नहीं कर सके? बोलते बोलते उसके चेहरे के भाव और अधिक विकृत होते गए। उसने अचानक एक नुकीला चाकू निकाला और सीधे मेरी जांघ में घोंप दिया। असहनीय दर्द मेरे शरीर को चीरता हुआ पार कर गया। मैं चीखने से खुद को रोक नहीं पाया। मेरी जांघ से तुरंत खून का फव्वारा फूटा और मेरे नीचे की जमीन लाल हो गई। मेरे पीछे टाई की नीच और डरावनी आवाज गूंजी जो संतुष्टि से टपक रही थी। हाँ, बिल्कुल सही, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि यह दर्द से कैसे कराहता है, तभी मेरा गुस्सा शांत होगा। क्रिस्टल ने चाकू बाहर निकाला और ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। यह मत सोचना कि तुम सिर्फ इसलिए कुछ भी कर सकते हो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसके इतना कहते ही उसने वह चाकू मेरी दूसरी जांघ में भी उतार दिया। दर्द की एक के बाद एक ऐसी लहरें उठी जो मैं सहन नहीं कर सकता था। सब कुछ काला हो गया और मैं पूरी तरह बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कि कितना वक्त बीता जब अचानक मेरे सिर पर ठंडे पानी की एक बाल्टी उड़ेल दी गई। मैं एक झटके में जाग गया। मैंने गौर से देखा तो टाई खाली बाल्टी फर्श पर पटक रहा था। उस तेज आवाज से मेरे कान सुन्न हो गए। ठंडे पानी ने सेकंडों में मेरे पूरे शरीर को भिगो दिया और उसके ठीक बाद मेरी त्वचा पर एक गहरा, हड्डियों को कंपा देने वाला दर्द फैल गया। यह चाकू के तेज और नुकीले दर्द जैसा नहीं था, बल्कि यह पूरे शरीर को कुतर देने वाला दर्द था। दर्द से मेरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। मैंने सिर उठाया और सीधे टाई की तरफ घूरा। इस बार क्रिस्टल उसके पास नहीं थी। तहखाने में सिर्फ हम दोनों ही थे। उसकी आंखें गुस्से से फटी हुई थीं, जिनमें एक विकृत और क्रूर चमक थी। उसने दांत पीसकर गुर्राया, जानते हो रेयान, क्रिस्टल और मैं बचपन के दोस्त हैं। मेरी योजना के मुताबिक हम दोनों की बहुत पहले शादी हो चुकी होती और हमारे बच्चे होते। हम 4 लोगों का एक खुशहाल परिवार होता। तो फिर तुमने बीच में आकर हमारी खुशियों को क्यों तबाह किया? वह जितना गुस्सा होता गया उसका चेहरा उतना ही विकृत और डरावना होता गया। उसे अपना आपा खोते देख मैं खुद संयमी नहीं रह सका और उपहास में हंस पड़ा। तुम उसके साथ भला कौन सी अच्छी जिंदगी जी सकते थे? तुम तो सरासर एक बुजदिल इंसान हो। जब क्रिस्टल को परेशान किया जा रहा था और तुम्हें इसके बारे में पता चला तो तुम बाथरूम में छुप गए और बाहर आने से डर रहे थे। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो उसकी जिंदगी आज जैसी है उससे 100 गुना बदतर होती। मेरी बातों ने टाई के सबसे कमजोर और संवेदनशील हिस्से पर वार किया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और वह चीख उठा, मैं अभी तुम्हारी जीभ काटकर बाहर निकाल दूंगा, तब देखता हूं तुम्हारी जबान कितनी अकड़ती है। वह अपनी व्हील चेयर को तेजी से मेरी तरफ बढ़ाने लगा। जंजीरों से बंधे होने के कारण और मेरे दोनों पैरों में गंभीर जख्म होने की वजह से मैं जरा भी हिलडुल नहीं पा रहा था। पिंजरे में फंसे किसी जंगली जानवर की तरह मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। टाई के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैलती गई। उसने अंधेरे लहजे में कहा, बिना जीभ के, देखता हूं तुम फिर कभी क्रिस्टल से मीठी मीठी बातें कैसे कर पाओगे। क्रिस्टल भला तुम जैसे बेकार और लाचार इंसान की परवाह क्यों करेगी? तुम्हारे मरने के बाद क्रिस्टल और मैं आखिरकार हमेशा के लिए खुशी खुशी एक साथ रह सकेंगे। वह चाकू को मेरे मुंह के करीब से करीब लाता गया। ठंडी धार मेरी खाल में सिहरन पैदा कर रही थी। उसके उस घमंडी और संतुष्ट चेहरे को देखकर मेरे अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। उसी पल मैंने अपनी बची खुची सारी ताकत बटोरी और एक भयंकर दहाड़ के साथ पूरी ताकत से झपट्टा मारा। इस अचानक हुए हमले से टाई बुरी तरह चौंक गया। वह 1 सेकंड के लिए बिल्कुल सुन्न पड़ गया और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। हम दोनों उस वक्त बेहद करीब थे। मैंने बिना किसी झिझक के जिंदगी के इस इकलौते मौके का फायदा उठाया और सीधे उसके चेहरे पर अपने दांत गड़ा दिए। दर्द से तड़पते हुए उसने एक दर्दनाक चीख निकाली और उसका पूरा शरीर ऐंठन से कांपने लगा। उस उठापटक में उसके हाथ में पकड़ा हुआ चाकू मेरे बाजू में घुस गया, लेकिन बदला लेने के उस रोमांच में मुझे जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, उसे उसकी करने की कीमत चुकानी होगी। टाई अब और सहन नहीं कर पा रहा था और किसी सुअर की तरह बिलख बिलख कर रोने लगा। दर्द हो रहा है, क्रिस्टल मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। अब उसके अंदर उस अकड़ और क्रूरता का नामो निशान तक नहीं बचा था। वह सिर्फ एक रीढ़हीन बुजदिल बनकर रह गया था। अब मुझे छोड़ दो, कृपया मुझे छोड़ दो, मेरे चेहरे से अपने दांत हटा लो, बस मुझे जाने दो। वह पूरी तरह हताश होकर रोते हुए भीख मांगने लगा। उसका चेहरा दर्द और डर से पूरी तरह बिगड़ चुका था। मैं छोड़ने वाला नहीं था। उसे इतना दयनीय देखकर मुझे उस पर दया भी आई और घृणा भी हुई। मेरे मुंह में खून का गाढ़ा और तांबे जैसा स्वाद भर गया था। हंगामा और तेज हो गया और जल्द ही किसी का ध्यान खींच लिया। बाहर से एक आकृति दौड़ती हुई अंदर आई। कदमों की आहट सुनकर टाई ऐसे चीखा मानो उसे अपनी आखिरी उम्मीद मिल गई हो। क्रिस्टल मुझे बचाओ, क्रिस्टल मुझे बचाओ। क्रिस्टल कुछ ही कदमों में दौड़ती हुई आई। मेरे बालों को पकड़ने के लिए उसने हाथ बढ़ाया और हम दोनों को अलग करने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने जकड़ लिया और छोड़ने से मना कर दिया। अंत में मैंने और जोर से काटा और टाई के चेहरे से मांस का एक टुकड़ा सीधे नोच लिया। मैंने घृणा से उसे फर्श पर थूक दिया। टाई ने अपने खून से लथपथ चेहरे को पकड़ लिया और दर्द से चीखते हुए कहा, मेरा चेहरा, मैं बदशक्ल हो गया हूँ क्रिस्टल, उसे मेरे लिए मार डालो, मैं उसे मार डालना चाहता हूँ। क्रिस्टल ने चिंता से उसकी ओर देखा और बार बार पूछा, टाई क्या तुम ठीक हो? पहले मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। मैं किसी अस्पताल नहीं जा रहा हूँ, मैं खुद तुम्हें उसे मारते हुए देखना चाहता हूँ। टाई पूरी तरह पागल हो चुका था। उसकी आंखें खून से लाल थीं, लेकिन क्रिस्टल वहीं खड़ी रही। उसका चेहरा एक ठंडी लकड़ी की गुड़िया की तरह बिल्कुल भावशून्य था। टाई ने उसे एक नजर देखा। उसकी आवाज में ईर्ष्या टपक रही थी और उसने मांग की, क्रिस्टल, यह मत कहना कि तुम्हारे मन में अभी भी इस कातिल के लिए भाव
भावनाएं हैं। क्रिस्टल ने तुरंत उसे आश्वस्त किया, टाई चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारा बदला लूंगी। तो मुझे बताओ, क्या तुम्हारे मन में अभी भी उसके लिए भावनाएं हैं? टाई ने अपनी बात छोड़ने से इनकार कर दिया और सवाल पर जोर दिया, मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन इससे मुझे तुम्हारा बदला लेने से नहीं रोका जा सकता। उसने तुम्हें बर्बाद कर दिया है, इसलिए मुझे भी उसे बर्बाद करना होगा। क्रिस्टल ने जब यह कहा तो उसकी आंखें मेरी तरफ मुड़ी, जो ठंडे संकल्प से भरी हुई थी। यह सुनकर मुझे यह पूरी तरह बेतुका लगा और मैं ठंडी हंसी हंसे बिना नहीं रह सका। टाई ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो और विनती करते हुए कहा, तब मैं सचमुच तुम्हारे लिए क्या हूँ? तुम मेरे भाई हो, मेरे अपने सगे भाई से भी बढ़कर। मैं किसी को भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। मैं अभी तुम्हें अस्पताल ले जा रही हूँ। इसके साथ ही क्रिस्टल ने टाई की व्हील चेयर को धकेला और बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। लगभग 2 घंटे बाद वे दोनों एक साथ वापस लौटे। उस समय तक चाकू अभी भी मेरे बाजू में ढंसा हुआ था और खून लगातार रिस रहा था। मैं पहले ही बहुत सारा खून खो चुका था, मुझमें बोलने की भी ताकत नहीं बची थी। मैंने उन्हें एक कमजोर और बेजान नजर से देखा। क्रिस्टल ने व्हील चेयर छोड़ी, जल्दी से मेरे पास आई और मेरे बाजू से चाकू खींचकर बाहर निकाल दिया। फिर गोद से घाव को बांधने में लग गई और लगातार बड़बड़ाती रही, रेयान, मैं सिर्फ टाई का बदला लेना चाहती थी, उसके लिए थोड़ा गुस्सा निकालना चाहती थी। मेरा मतलब वास्तव में तुम्हारी जान लेना कभी नहीं था। बोलते बोलते उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसकी आवाज एक अजीब और परेशान करने वाले लहजे में बदल गई, जिसमें एक अवर्णनीय विकृत धार थी। तुम्हें मेरे लिए जिंदा रहना चाहिए। उस चेहरे को देखकर जो परिचित भी लग रहा था और अनजान भी, मेरी भावनाएं उथल पुथल हो गईं और मैंने अपने मुंह का खून सीधे उसके चेहरे पर थूक दिया। खून उसके गोरे चेहरे पर छींटे की तरह बिखर गया और उसके नए नक्श विकृत हो गए, जो पल भर में भयानक और डरावने हो गए। क्रिस्टल ने अपने हाथ से अपना चेहरा पोंछा। उसकी आंखों का पागलपन और गहरा हो गया। उसने एक एक शब्द बोलते हुए कहा, टाई यही है, मुझे उसका बदला लेने के लिए तुम्हारी एक उंगली काटनी होगी। इसे सहन कर लो, रेयान। मैंने बिना डरे उसे घूरा। मेरे होठों पर एक उपहास भरी मुस्कान तैर रही थी। उसी पल मेरे पैरों से लेकर सिर के ऊपर तक एक सिहरन दौड़ गई और असीम निराशा ने मुझ पर ज्वार की तरह हमला कर दिया। उसी समय मैंने उसके दिमाग में फिर से वह ठंडी आवाज सुनी, चेतावनी, टारगेट रैन फोर्ड का अफेक्शन शून्य होने वाला है। प्लेयर क्रिस्टल व्हाइट, तुरंत अफेक्शन बढ़ाओ, वरना सिस्टम द्वारा तुम्हें मिटा दिया जाएगा। मैंने अपनी आंखें क्रिस्टल पर टिकाए रखी, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह अभी भी खुद से बड़बड़ा रही थी। एक बार जब मैं तुम्हारी उंगली काट दूंगी तो तुम्हें टाई के सामने घुटने टेककर माफी मांगनी होगी। अगर वह तुम्हें माफ कर देता है तो मैं तुम्हें तुरंत जाने दूंगी। उसके तुरंत बाद उसके दिमाग में एक और ठंडी सिस्टम चेतावनी गूंजी, चेतावनी, टारगेट रैन फोर्ड का अफेक्शन शून्य हो चुका है। प्लेयर, तुम्हें मिटाया जाने वाला है। उलटी गिनती शुरू हो गई है। प्लेयर हाई स्कूल के समय में वापस जाने का विकल्प चुन सकता है, लेकिन संबंधित यादें नहीं रखी जाएंगी। अर्ध बेहोशी की हालत में मुझे लगा कि मैंने किसी डरी हुई आवाज को चीखते हुए सुना है, अब वापस जाओ अभी। और जिस पल मैंने दोबारा आंखें खोली, मेरे कानों में स्कूल की एक तेज घंटी बज रही थी। मैंने धुंधली आंखों से देखा, अपने आसपास की हर उस चीज को घूरा जो इतनी जानी पहचानी लग रही थी। एक पल के लिए मैं अपनी मूर्खता पर झेंप गया। उन दिनों मैं काफी नटखट और शरारती था। कक्षा में कभी टिक कर नहीं बैठता था। मेरी शिक्षिका मुझसे इतनी तंग आ गई थी कि उसने मुझे कचरे के डिब्बे के ठीक बगल में सबसे आखिरी कतार में बैठा दिया था। क्रिस्टल कक्षा की अंग्रेजी प्रतिनिधि थी, जिसके नंबर बहुत अच्छे थे और उसका व्यवहार भी अच्छा माना जाता था। शिक्षक उसे बहुत पसंद करते थे। उसकी सीट आगे की पंक्तियों में थी और टाई उसके ठीक पीछे बैठता था। वे दोनों सारा दिन साथ रहते थे, जितने करीब हो सकते थे उतने करीब। मुझे अभी भी याद है कि कैसे क्रिस्टल का शराबी पिता अक्सर स्कूल में आ धमकता था, तमाशा खड़ा करता था। यह जिद करता था कि उसने गांव में पहले ही दहेज ले लिया है और क्रिस्टल को पढ़ाई छोड़कर शादी करने की मांग करता था। एक बार तो यह बहुत बुरा हो गया था। शिक्षक और छात्र सभी इकट्ठा हो गए थे और पुलिस को भी बीच में आना पड़ा था, लेकिन अंत में कुछ नहीं हुआ। आखिरकार यह एक पारिवारिक मामला था। वह पूरी बात स्कूल में चर्चा का विषय बन गई थी। टाई ने उस समय दौड़कर क्रिस्टल के पिता से तमाशा न करने को कहा था, यह कहते हुए कि इससे परिवार की बदनामी हो रही है। और क्रिस्टल के पिता ने वहीं सबके सामने उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया था। टाई के मुंह के कोने से खून निकल आया और वह अपमानित होकर सबके सामने दुबक कर चला गया था। उसके पिता ने कुछ और बार आकर हंगामा किया, लेकिन फिर वह कभी वापस नहीं आया। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि क्या हुआ था। टाई ने अचानक आगे बढ़कर दावा किया था कि उसी ने उसे समझाया था और जाने के लिए राजी किया था, लेकिन असल में वह मैं था। स्कूल के बाद मैंने क्रिस्टल के पिता को एक गली में घेर लिया और उसकी जमकर पिटाई की, और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार किया। तब जाकर उसने स्कूल में आकर हंगामा करना बंद किया। ये उसी वक्त से था जब मुझे वास्तव में पता चला कि क्रिस्टल किस तरह की जिंदगी जी रही थी। उसका पिता शराब पीता था, जुआ खेलता था और ऐशगाहों में घूमता था। वह एक पूरी तरह बर्बाद इंसान था और अपनी पत्नी तथा बेटी को पीटना उसके लिए आम बात थी। उस समय मैं युवा और गर्म खून वाला था। हमेशा सोचता था कि मैं कोई हीरो हूं जो लोगों को दुखों से बचा सकता हूं। पीछे मुड़कर देखने पर यह विश्वास से परे मूर्खतापूर्ण लगता था। अगर मैंने दूसरे के मामलों में अपनी टांग न अड़ाई होती तो मुझे कभी भी विश्वासघात के बदले में यह सजा न मिलती और मैं इस अथाह खाई में न गिरता। कक्षा की घंटी बजी। क्रिस्टल कक्षा में दाखिल हुई। उसने एक साधारण कपड़े पहने हुए थे जो धुलकर हल्के सफेद पड़ चुके थे। जैसे ही उसने अपना होमवर्क निकालने के लिए अपने डेस्क में हाथ डाला, उसने
पाया कि पूरा डेस्क कचरे से भरा हुआ था। वह अपनी सीट से उठ खड़ी हुई, चारों तरफ देखा और ऊंचे स्वर में पूछा, मेरी डेस्क में कचरा किसने डाला है? एक पल के लिए कक्षा की हर एक नजर एक साथ उसकी ओर उठ गई। मैं कोने में बैठकर इस सबको बहुत ठंडे दिमाग से देख रहा था। क्रिस्टल वहां बहुत असहाय खड़ी थी। टाई जल्दी से उसके पास आया और उसे चुपचाप शांत कराने लगा। क्रिस्टल, परेशान मत हो, क्लास शुरू होने वाली है, हम दोनों चलकर टीचर को बता देंगे। इसके बाद क्रिस्टल की नजर मेरी तरफ आई, मानो वह इंतजार कर रही हो कि मैं खुद से कुछ कहूं। मैं अपनी सीट पर बैठा रहा, एक सुस्त सी जम्हाई ली और अपने डेस्क पर झुक गया। मन ही मन उसका यह मजाक उड़ा रहा था कि वह अभी भी मुझसे अपने रक्षक बनने की उम्मीद कर रही है, जैसे मैं पहले हुआ करता था। बिल्कुल नहीं। लंच ब्रेक के दौरान टाई क्रिस्टल को खींचकर इस घटना की शिकायत करने टीचर के पास ले गया। जब वे वापस आए तो क्रिस्टल सीधे मेरे पास आई और धीरे से बोली, रेयान, क्या हम बाहर बात कर सकते हैं? मैंने उसकी तरफ देखा। किस बारे में बात करें? क्या तुम यहाँ नहीं कह सकते रेयान? उसने बात अधूरी छोड़ दी। तुम किसे रेयान कह रही हो? क्या हम इतने करीब हैं? ज्यादा उम्मीद मत रखो। मैं अचानक खड़ा हो गया। मैं उससे एक सिर ऊंचा था और एक डराने वाले प्रभाव के साथ उस पर झुककर देखने लगा। डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह स्वाभाविक रूप से पीछे हट गई। यह देखकर टाई दौड़कर आया और मुझ पर आरोप लगाने लगा, रेयान, तुम बहुत आगे निकल गए हो। एक लड़की को कक्षा में परेशान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बिना एक भी शब्द कहे मैंने अपना हाथ उठाया और उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। टाई उसी जगह सुन्न होकर रह गया। कई सेकंड तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। मैं यहीं नहीं रुका, मैंने एक और थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। बस। टाई फूट फूट कर रोने लगा। मैं लड़कियों को परेशान नहीं करता, लेकिन तुम जैसे कमजोर इंसान को पीटना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा। मेरा स्वर बर्फीला और तीखा था। कक्षा में मेरी प्रतिष्ठा कभी अच्छी नहीं थी। हर कोई मुझे एक बेकार और आवारा ट्रबल मेकर समझता था। क्रिस्टल एक तरफ खड़ी थी, उसका चेहरा अनिश्चितता से कांप रहा था। उसके होंठ ऐसे खुले मानो वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उसने उसे वापस अंदर निगल लिया। अंत में मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस मुड़ा और कक्षा से बाहर निकल गया। इससे पहले कि मैं बहुत दूर जाता, एक लड़की मेरी तरफ दौड़ती हुई आई। वह बगल की कक्षा की सोफी थी। उसने काले फ्रेम का मोटा चश्मा पहन रखा था। वह थोड़ी अजीब सी लेकिन प्यारी लग रही थी। वह पूरी तरह पसीने में डूबी हुई और हांफते हुए मेरे पास आई। उसके हाथों में एक लंच बॉक्स था। रेयान, ये तुम्हारे लिए है। मैंने उसकी तरफ देखा और कुछ धुंधली यादें अचानक मेरे दिमाग में कौंध गई। ऐसा लगता था कि इस लड़की को हाई स्कूल के दिनों में मुझ पर थोड़ा क्रश था। उन दिनों उसके नंबर लगभग क्रिस्टल के बराबर ही आते थे और वे दोनों अक्सर कक्षा में टॉप करने के लिए मुकाबला करती थी, जिसमें सोफी आमतौर पर क्रिस्टल से भी ऊपर रैंक करती थी। लेकिन बाद में किसी ने सोफी के बारे में कुछ बहुत गंदी अफवाहें फैला दी और उस अपमान को न सह पाने के कारण उसके पास स्कूल बदलने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था और वे अफवाहें फैलाने वाली कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टल ही थी। मैंने लंच बॉक्स ले लिया और उसे धन्यवाद दिया। सोफी एक पल के लिए बिल्कुल ठिठक गई, मानो उसे उम्मीद न हो कि मैं इतना विनम्र हो जाऊंगा। वह कुछ कहने के लिए हकलाने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, उसे अचानक कुछ एहसास हुआ और उससे कहा, तुम्हारी क्लास से कोई आ रहा है, मुझे जाना होगा। इसके साथ ही वह मुड़ी और भाग गई। मैंने उसकी जाती हुई आकृति को देखा। मेरे सीने में जटिल भावनाओं का एक बवंडर उठ रहा था और मैं कुछ सेकंड के लिए वहीं सन्न खड़ा रहा। तभी ठीक वक्त पर क्रिस्टल की आवाज मेरे पीछे से आई, रेयान, क्या हमारे बीच कोई गलतफहमी हो गई है? मैंने मुड़कर उस झूठे, मासूम और मक्कार चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर वैसी ही मासूमियत थी मानो दूध की धुली हो और उसे देखते ही मेरे अंदर घृणा की लहर दौड़ गई। अतीत की वे सारी खूनी यादें एक साथ मेरे दिमाग में बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी और मेरे भीतर गुस्सा भड़क उठा। मैंने उसे घूरते हुए एक एक शब्द में कहा, नाटक बंद करो क्रिस्टल, इस बार मैं तुम्हें हर चीज की कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। मेरी आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उसमें उस इंसान की बर्फीली ठंडक थी जो नर्क से वापस लौट कर आया हो। वह किसी बर्फ में डूबी हुई तलवार की तरह सीधे क्रिस्टल को चीरती हुई महसूस हुई। उसके चेहरे की मासूमियत पल भर में जम गई। उसकी आंखों में घबराहट की एक चमक कौंध गई, जो आने से जितनी जल्दी गायब हुई थी उतनी ही तेजी से ओझल हो गई। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं, जो हमेशा उसकी हर बात मानता था और यहाँ तक कि उस पर जान छिड़कता था, अचानक इतना तीखा और आक्रामक हो जाऊंगा। रेयान, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उसने अपना होंठ काटा। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह रोने के कगार पर दिखने लगी। अगर ये मेरी पिछली जिंदगी होती तो ये सब देखकर मेरा दिल पिघल जाता और मैं उसे तुरंत शांत करने के लिए दौड़ पड़ता, लेकिन अब मुझे सिर्फ उल्टी जैसी महसूस हो रहा था। यही चेहरा था जिसने कभी मुझे अपनी सबसे विकृत मुस्कान दिखाई थी। उसी तहखाने में इसी ने अपने हाथों से मेरी आंखें निकाली थी, मेरे नाखून उखाड़े थे। वे सारे खून से सने दृश्य मेरे दिमाग में घूमने लगे, जिससे मेरा पेट मचल उठा। टाई, जिसे मैंने अभी 2 थप्पड़ जड़े थे, अभी भी क्रिस्टल के पीछे दुबका हुआ सुबक रहा था। अब उसे रोता देख उसने हिम्मत जुटाई और अपना सिर बाहर निकालकर चिल्लाया, झूठी बहादुरी दिखाते हुए, रेयान, क्या तुम पागल हो गए हो? क्रिस्टल इतने अच्छे से तुमसे बात कर रही है, तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? मैंने उपहास में हंसते हुए उसे नजरअंदाज कर दिया। ऐसे बेवकूफ पर समय बर्बाद करना बेकार था और मुड़कर चलने लगा। क्रिस्टल ने पीछे से पुकारा, रेयान, आखिर तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? उसकी आवाज में हल्की सी बमुश्किल महसूस होने वाली व्याकुलता थी। मैं जानता था कि वह मेरी कोई फिक्र नहीं थी, बल्कि यह डर था कि उसका टारगेट मिशन पटरी से उतर रहा है। आखिरकार इस समय उसके प्रति मेरा प्यार शायद नकारात्मक अंकों में गिर चुका होगा और अब तक सिस्टम की चेतावनियां उसके दिमाग में लगातार गूंज रही
रही होंगी। क्लास में वापस आकर मैं सीधे आखिरी कतार में अपनी सीट पर बैठ गया। धूप की वजह से प्लास्टिक की कुर्सी गर्म थी, लेकिन मुझे पूरे शरीर में ठंडक महसूस हो रही थी। वही ठंडक जो उस तहखाने से आई थी, एक ऐसा डर जो मेरी हड्डियों में गहराई तक बस चुका था। आसपास के सहपाठी मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। हर कोई अपना सिर झुकाए हुए कागज पर पेन की घिसावट की आवाज सुनने का नाटक कर रहा था, जो इस सन्नाटे में असामान्य रूप से स्पष्ट थी। फिर भी कभी कभार किसी की चोरी छिपे मेरी तरफ उठने वाली नजर पड़ जाती थी, जो जिज्ञासा, डर और थोड़ी सी नफरत से भरी होती थी। अपनी पिछली जिंदगी में वाकई में एक ऐसा बिगड़ा हुआ लड़का था जो शिक्षकों के लिए सिरदर्द था और सहपाठियों को मुझसे दूर रखता था। लड़ना झगड़ना मेरे लिए आम बात थी और इंटरनेट कैफे में वक्त बिताने के लिए क्लास से भागना मेरा रोज का नियम था। लड़कियों को कभी न परेशान करने के अपने एक गहरे उसूल को छोड़कर मैंने एक भी भला काम नहीं किया था, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि उस लापरवाह बर्ताव के पीछे एक अजीब सी बेवकूफाना नेकी छिपी थी। जैसे जिस दिन मैंने क्रिस्टल के शराबी पिता को भगाया था, उस दिन मैंने क्लास बंक कर दी थी और इंटरनेट कैफे से बाहर निकला था। तभी मैंने स्कूल के गेट पर उस शराबी और गुस्से से लाल चेहरे वाले आदमी को क्रिस्टल का हाथ पकड़े हुए देखा था। वह उस पर गालियां बरसा रहा था, उसे पैसों का बोझ कह रहा था और दहेज के लिए जबरदस्ती शादी करने के वास्ते खींच कर ले जा रहा था। क्रिस्टल रो रही थी, पूरे शरीर से कांप रही थी, जबकि आसपास दर्शकों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन किसी में बीच में आने की हिम्मत नहीं हुई। बिना किसी सोचे समझे मैंने जमीन से एक ईंट उठाई और उसकी तरफ लपका। मैंने उसे उस आदमी के पैरों के पास जोर से दे मारा और चिल्लाकर उसे दफा हो जाने को कहा। वह इतना डर गया कि पीछे हट गया और बुदबुदाते हुए चला गया। मैंने क्रिस्टल से एक भी शब्द नहीं कहा, बस मुड़ा और चल दिया, ये सोचते हुए कि यह सिर्फ एक ऐसा काम था जो करने लायक था और गुजर गया। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता थी। मैंने फरिश्ते की खाल पहने एक जहरीले नाग को बचाया था और अंत में उसने मुझे टुकड़ों टुकड़ों में चीर दिया। मैंने अपनी कोहनी को ठंडी सतह पर टिकाकर अपना चेहरा अपनी बाहों में छुपा लिया। ऐसा लग रहा था मानो मैं सो रहा हूं, लेकिन असल में मैं अपने दिमाग में मचे कोहराम को सुलझाने में लगा हुआ था। हाई स्कूल के दिनों में दोबारा वापस आना, ये मेरा इकलौता और आखिरी मौका था। नर्क से वापस रेंग कर आते हुए मैं सिर्फ क्रिस्टल और टाई से बदला नहीं लेने वाला था, बल्कि मुझे उस समय टाई को दिए गए जहर के पीछे की सच्चाई का भी पता लगाना था। अपनी पिछली जिंदगी में उस तहखाने में बंद रहने के दौरान मैंने इस सवाल के बारे में बार बार सोचा था, लेकिन हर बार जब भी मैं किसी सुराग के करीब पहुंचने वाला होता, क्रिस्टल की यातनाएं मुझे रोक देती। मैं बिना यह जाने मर गया कि आखिरकार मैंने क्या गलती की थी और मेरे साथ इतना क्रूर बर्ताव क्यों किया गया। इस बार मुझे उस सच्चाई को रोशनी में लाना होगा और उन सभी लोगों को भारी कीमत चुकानी होगी जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और पिछली जिंदगी की उस पार्टी की हर एक डिटेल को याद करने की कोशिश की। वह क्रिस्टल का जन्मदिन था। उसने खास तौर पर मुझे, टाई और कुछ अन्य सहपाठियों को आमंत्रित किया था। मैंने बाजार से सब्जियां खरीदने के लिए उस दिन काम से जल्दी छुट्टी ले ली थी और खुद उसकी पसंद के सारे पकवान बनाए थे। खाने के दौरान टाई मेरे सामने बैठा था, पूरे समय क्रिस्टल से बातें कर रहा था और मुझे खुली दुश्मनी से भरी नजरों से देख रहा था। हम सब ने एक ही बोतल से रेड वाइन पी थी, एक ही थालियों से खाना खाया था। फिर भी टाई ही वह अकेला इंसान था जिसे खाने के तुरंत बाद उल्टियां होने लगी और पेट में दर्द उठा, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। बाद में डॉक्टरों ने फूड पॉइजनिंग का निदान किया और क्रिस्टल ने तुरंत जिद पकड़ ली कि यह मैं ही था जिसने उसे झर दिया था। अब इसके बारे में सोचने पर उस दिन कई संदेहास्पद बातें छिपी थीं। टाई ने जानबूझकर उन व्यंजनों से दूरी बनाए रखी थी जिन्हें मैंने अपने लिए परोसा था और भले ही उसके लक्षण गंभीर लग रहे थे, लेकिन कभी भी उसकी जान को कोई वास्तविक खतरा नहीं हुआ था। यह सब किसी पहले से रचे गए नाटक की तरह लग रहा था। बदला लेने और सच्चाई का पता लगाने के अलावा मैंने सोफी के बारे में भी सोचा। वही काले फ्रेम का मोटा चश्मा पहनने वाली लड़की जो बहुत धीमी आवाज में बोलती थी और थोड़ी शर्मीली व प्यारी थी। पिछली जिंदगी में मैंने उस पर शायद ही कभी ध्यान दिया था। मुझे बस इतना याद था कि उसके नंबर बहुत शानदार आते थे। हर परीक्षा में क्रिस्टल के साथ कांटे की टक्कर होती थी और अक्सर वह क्रिस्टल से आगे निकल जाती थी, लेकिन बाद में अचानक स्कूल में उसके बारे में कुछ बहुत गंदी अफवाहें फैल गईं, जिसमें दावा किया गया कि उसका स्कूल के बाहर के कुछ लड़कों के साथ चक्कर है और उसके साथ कुछ धुंधली तस्वीरें भी जोड़ दी गईं। वे अफवाहें किसी सुनामी की तरह उसे निगल गईं। सहपाठियों ने उसका बहिष्कार कर दिया और उसका मजाक उड़ाया। उस अपमान को न सह पाने के कारण उसे आखिरकार स्कूल बदलना पड़ा। ये बहुत बाद की बात है जब मुझे इत्तेफाक से पता चला कि वे अफवाहें फैलाने वाली कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टल ही थी। वह सोफी के नंबरों से जलती थी और उससे भी ज्यादा इस बात से जलती थी कि सोफी को मुझ पर थोड़ा सा क्रश था, इसलिए उसने उसे तबाह करने के लिए इतनी नीच चाल चली। सिर्फ यह सोचकर कि मेरी पिछली जिंदगी में सोफी की क्या भयानक किस्मत रही होगी, मेरी मुट्ठियां अपने आप भींच गईं। चूंकि मुझे यह दूसरी जिंदगी मिली थी, इसलिए मैं इस त्रासदी को बिल्कुल भी दोहराने नहीं दे सकता था। मुझे सोफी की रक्षा करनी थी और यह सुनिश्चित करना था कि क्रिस्टल की क्रूरता उसे कभी छू भी न सके। यह औरत अपनी सनक में हद दर्जे की स्वार्थी और शातिर थी। अपनी चाहत को पाने के लिए उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने रास्ते में कितनी जिंदगियां तबाह कर दी। उस दोपहर की पहली क्लास अंग्रेजी की थी। घंटी बजते ही क्रिस्टल अंग्रेजी की किताबों का एक बंडल अपनी बाहों में उठाए पोडियम पर आ गई और अपनी क्लास रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी निभाने लगी। उसने हल्के फीके पड़ चुके नीले रंग की स्कूल यूनिफॉर्म
पहनी हुई थी। कॉलर ऊपर तक बंद था और उसके बालों को एक साधारण पोनीटेल में बांधा गया था, जिससे उसका चिकना माथा खुला हुआ था। खिड़की से आती हुई धूप उस पर पड़ रही थी, जो सुनहरी रोशनी में उसके हुस्न को और निखार रही थी, और उसकी मीठी आवाज के साथ वह किसी बिल्कुल बेदाग मासूम फरिश्ते जैसी लग रही थी। नीचे बैठे छात्र ध्यान से सुन रहे थे और बीच बीच में कोई न कोई लड़का किशोर उम्र के मासूम आकर्षण से भरी नजरों से उसे चोरी छिपे देख लेता था। लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि उस फरिश्ते जैसे चेहरे के पीछे छिपा दिल कितना गंदा, कितना बदसूरत और कितना शातिर था। मैं लगभग उस तहखाने को फिर से देख सकता था। क्लास से मेरे नाखून उखाड़ते वक्त उसकी वह विकृत मुस्कान और मेरे खिलाफ उगले गए उसके हर एक जहरीले शाप को सुन सकता था। मेरा पेट हिंसक रूप से मचल उठा और मैंने उल्टी करने की अपनी इच्छा को जबरदस्ती दबा दिया। इसके बजाय उसकी पीठ को ठंडी नजरों से घूरने लगा। पढ़ाने के दौरान उसकी आंखें बार बार मेरी तरफ आ रही थी। हर एक नजर संक्षिप्त थी, लेकिन उसमें स्पष्ट रूप से घबराहट और टटोलने का भाव था। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता था। वह यह पता लगाने के लिए बेचैन थी कि उस भयानक सिस्टम के नियमों के अनुसार मेरे अफेक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि जब तक मेरा अफेक्शन शून्य तक नहीं पहुंचता तब तक सिस्टम उसे मिटा नहीं सकता था। पिछली जिंदगी में मैं इसी पाखंडी मुखौटे से पूरी तरह धोखा खा गया था। बीमार होने पर वह मेरे लिए दवा खरीदने क्लास से भाग जाती थी। मेरे झगड़ने के बाद चुपचाप मेरे घावों पर मरहम लगाती थी। टीचर के डांटने पर मुझे दिलासा देने के छोटे छोटे नोट थमा देती थी और उसकी वे सारी गर्मजोशी भरी हरकतें उसके टारगेट को जीतने की रणनीति का हिस्सा थी। मैंने कभी सोचा था कि मुझे सच्चा प्यार मिल गया है और मैं अपनी मर्जी से उसके लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार था। उसकी हर बात मानता था, यहाँ तक कि उसकी खातिर अपनी कई बुरी आदतें भी छोड़ दी थी। लेकिन अंत में मुझे जो मिला वह खुशी नहीं बल्कि अंतहीन यातना और मौत थी। बस इसके बारे में सोचते ही मेरा दिल मचल उठा और जैसे ही क्लास खत्म होने की घंटी बजी, कमरा फुसफुसाहटों से गूंज उठा। सहपाठी छोटे छोटे समूहों में इकट्ठा होकर बातें करने लगे। क्रिस्टल ने किसी और से बात नहीं की, बल्कि अपनी अंग्रेजी की होमवर्क की किताब को कसकर पकड़े हुए सीधे मेरी तरफ चली आई। उसके कदम हल्के थे और उसने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर ली थी। जैसे ही वह मेरी डेस्क के पास पहुंची, उसने धीरे से होमवर्क की किताब वहां रख दी। उसकी आवाज नरम और मीठी थी, जिसमें साफ तौर पर जानबूझकर की गई मिठास झलक रही थी। रियान, तुमने अभी तक अपनी अंग्रेजी की होमवर्क की कॉपी जमा नहीं कराई है। उसकी सांसें मेरे गालों को छू रही थी, जिसमें साबुन की हल्की सी खुशबू आ रही थी। मेरी पिछली जिंदगी में मैं कभी उसी खुशबू पर फिदा हुआ करता था, लेकिन अब इससे मुझे केवल मतली आने लगी थी। मैंने ऊपर देखा और उसे ठंडी नजरों से घूरते हुए कहा, नहीं किया तुमने। उसने तुरंत कहा। उसकी आंखों में एक गुप्त आनंद की चमक कौंध गई, मानो उसे यह मेरे करीब आने का सबसे सही मौका लगा हो। मैं तुम्हारी इसे लिखने में मदद कर सकती हूँ। जरूरत नहीं है, मैंने बिना किसी झिझक के सपाट लहजे में कहा। मैं अपना होमवर्क करूं या न करूं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्रिस्टल के चेहरे के भाव पल भर में बिगड़ गए। उसने अपना होंठ काटा, आगे कुछ नहीं कहा और मुड़कर वापस जाने लगी। उसकी पीठ को जाते हुए देख मेरे होंठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। मेरे करीब आने की कोशिश, इस बार कोई मौका नहीं मिलेगा। इस बार आने वाले कुछ दिनों में मैं उसे महसूस कराऊंगा कि आसमान से सीधे कीचड़ में गिरने का एहसास कैसा होता है। अगले कुछ दिनों तक क्रिस्टल मेरे करीब पहुंचने का हर मुमकिन रास्ता तलाशती नजर आई। मुझे अपने पाले में करने की उसकी चालें कभी बंद नहीं हुई। चलते चलते वह जानबूझकर मेरे पैरों के पास कोई किताब गिरा देती, फिर उसे उठाने के लिए नीचे झुकती और अपनी बड़ी बड़ी पानी से भरी आंखों से मेरी तरफ देखती, यह उम्मीद करते हुए कि मैं मदद के लिए हाथ बढ़ाऊंगा। स्कूल से घर लौटते वक्त वह रास्ते में मुझसे टकरा जाती, यह जताते हुए कि वह कितनी हैरान है, और फिर खुद से बातचीत शुरू कर देती। यह पूछती कि क्या हम साथ चल सकते हैं। उसे यहाँ तक पता चल गया था कि मुझे बचपन में कौन सी टॉफी पसंद थी, और उसने चुपचाप मेरी डेस्क में टॉफी की पूरी मुट्ठी भरकर रख दी थी। लेकिन उसकी हर एक हरकत के जवाब में मैंने सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से उदासीनता दिखाई। मैंने ऐसा नाटक किया जैसे मैंने उसके पैरों के पास गिरी किताब को देखा ही नहीं, उसे जमीन पर बिखरा हुआ ही छोड़ दिया। जब स्कूल के बाद वह मुझसे टकराई तो इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, मैं मुड़कर दूसरे रास्ते पर चल पड़ा, जिससे उसे मुझसे बात करने का कोई मौका ही नहीं मिला। जहां तक मेरी डेस्क पर रखी टॉफियों का सवाल है, मैंने बिना देखे ही उन्हें उठाया और पास ही बैठे एक सहपाठी को सीधे उछाल कर दे दिया। उसके चेहरे पर खुशी की चमक देखकर मेरे सीने में जरा सी भी भावना नहीं उमड़ी। मैं चाहता था कि उसे साफ साफ पता चल जाए कि उसकी वे सारी चालें अब मुझ पर कोई असर नहीं डालने वाली हैं। मैं दोबारा कभी उस तरह झांसे में नहीं आने वाला था जैसे पिछली जिंदगी में आया था। मेरे इस रवैये ने क्रिस्टल को और अधिक बेचैन कर दिया। एक से ज्यादा बार मैं साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि उससे घबराहट की लहरें निकल रही थी, और मैं यहाँ तक कि उसके दिमाग में गूंज रही सिस्टम की चेतावनियों को भी धुंधला सा सुन सकता था। वह ठंडी यांत्रिक आवाज उसके दिमाग में बार बार दोहराई जा रही थी। चेतावनी, टारगेट रैन फोर्ड का अफेक्शन अभी भी नकारात्मक है। वर्तमान अफेक्शन स्तर -30 है। प्लेयर क्रिस्टल व्हाइट, अफेक्शन बढ़ाने के लिए तुरंत प्रभावी उपाय करें, अन्यथा मिटा दिए जाने का सामना करें। चेतावनी, टारगेट रैन फोर्ड के मन में प्लेयर के प्रति गहरी दुश्मनी है। अफेक्शन बढ़ाने की कठिनाई काफी हद तक बढ़ गई है। जब भी मैं वे चेतावनियां सुनता, मुझे जरा सी भी दया नहीं आती थी, बल्कि बदले की एक मीठी संतुष्टि मिलती थी। वह इसी की हकदार थी। उसने पहले मेरे साथ कितना क्रूर बर्ताव किया था, अब तो वह उस डर का बस एक छोटा सा हिस्सा महसूस कर रही थी। मैंने अपनी पिछली जिंदगी में जो कुछ झेला था उसके मुकाबले यह तो कुछ भी नहीं था। जहां तक टाई का सवाल है, जब से मैंने उसे 2 थप्पड़ मारे थे, तब से
वह मेरे खिलाफ गहरी खुन्नस पाल बैठा था। वह अब सीधे मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, इसलिए इसके बजाय उसने पीठ पीछे छोटी छोटी चालें चलना शुरू कर दिया था। मैंने अक्सर उसे और उसके कुछ दोस्तों को गलियारे में मेरे बारे में गपशप करते हुए सुना था। वे मुझे बिना परिवार का कोई आवारा लड़का कहते थे। यह कहते थे कि मैं इसलिए लड़ता हूं क्योंकि मेरा दिमाग खराब है, और यह दावा करते थे कि उसके प्रति मेरी दुश्मनी सिर्फ क्रिस्टल के साथ उसके रिश्ते से जलने की वजह से है। वे लोग मुझसे बदला लेने के मौके तलाशने के लिए एक हो गए थे। मेरी डेस्क में कचरा भरना, मेरी पीठ पर अपमानजनक पर्चियां चिपकाना, लेकिन वे इससे ज्यादा कभी कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पाए। पीठ पीछे की ये छोटी छोटी हरकतें, वे कभी भी मेरा आमने सामने सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आखिरकार पिछली जिंदगी में लड़ने झगड़ने की मेरी प्रतिष्ठा काफी खतरनाक थी। एक बार एक सहपाठी को बचाने के लिए, जिसे परेशान किया जा रहा था, मैंने अकेले ही 5 सीनियर लड़कों को धूल चटा दी थी। उसके बाद स्कूल में किसी की भी मुझसे आसानी से पंगा लेने की हिम्मत नहीं हुई थी। उनकी ये छोटी छोटी बचकानी हरकतें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। अगर कुछ था तो उन्होंने बस इस बात की पुष्टि की थी जो मैं पहले से जानता था। टाई पूरी तरह से एक बुजदिल इंसान था जो सिर्फ अंधेरे में छुपकर लोगों को गिरा सकता था। उस दोपहर जब मैं कैफेटेरिया से बाहर निकला, मेरे हाथ में आधा खाया हुआ एक बंस था। मैंने अभी स्कूल की इमारत का कोना ही पार किया था कि टाई और 3 अन्य लड़कों ने मेरा रास्ता रोक लिया। उन्होंने मुझे स्कूल की इमारत के पीछे की उस संकरी गली में घेर लिया जो कैंपस की सबसे सुनसान जगहों में से एक थी और जहां शायद ही कोई आता था। टाई बीच में खड़ा था, उसके हाथ उसकी कमर पर थे और वह चेहरे पर एक भयंकर भाव लाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसकी आंखों में डर को छुपाना नामुमकिन था। उसके बगल के तीनों लड़के भी उतने ही खतरनाक दिख रहे थे और उनमें से एक लंबा लड़का जानबूझकर अपने हाथ में लकड़ी का डंडा हिला रहा था जिससे मुझे डराने की कोशिश की जा सके। रेयान, आज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। टाई की आवाज थोड़ी कांप रही थी, जिसमें साफ तौर पर वास्तविक दृढ़ता की कमी थी। फिर भी उसने जोर देकर इसे चिल्लाया। मैं दीवार से टिक गया, हाथ मेरी जेबों में थे और मैंने उन्हें ठंडी नजरों से देखा। तुम लोग अपनी औकात में रहो। लंबा लड़का अपना आपा सबसे पहले खो बैठा। उसने मुझ पर गुस्से से चिल्लाते हुए लकड़ी का डंडा लहराया और सीधा मेरी तरफ झपटा। उसकी हरकतें बेहद भद्दी थी और उसके उस वार की दिशा को मैं कोसों दूर से भांप सकता था। मैंने आसानी से एक तरफ कदम बढ़ाया और उसके हमले से बच निकला। फिर अपना पैर आगे बढ़ाकर एक हल्के झटके से उसे गिरा दिया। उसने अपना संतुलन खो दिया और एक भारी धमक के साथ सीधे मुंह के बल जमीन पर जा गिरा और उसके पास ही लकड़ी का डंडा खनकते हुए दूर जा गिरा। यह देखकर बाकी दोनों लड़कों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ मुझ पर टूट पड़े, एक बाईं तरफ से और दूसरा दाईं तरफ से चक्कर काटते हुए। मैंने उन पर एक भी शब्द बर्बाद नहीं किया और सीधे काम पर लग गया। पिछली जिंदगी के वे सारे लड़ने के अनुभव अभी भी मेरी याददाश्त में मजबूती से लॉक थे। मैं अच्छी तरह जानता था कि कौन से हमले सबसे ज्यादा असरदार थे और कौन से तरीके मुझे सबसे ज्यादा सुरक्षित रखते थे। मैंने बाईं तरफ के लड़के के घूंसे से बचने के लिए खुद को झुकाया और फिर सीधे उसके पेट में एक घूंसा जड़ दिया। वह तुरंत दोहरा हो गया, अपने पेट को पकड़कर दर्द से कराह उठा। इससे पहले कि दाईं तरफ का लड़का कोई प्रतिक्रिया दे पाता, मैं पहले ही उसके पीछे पहुंच चुका था। उसके कॉलर के पीछे से पकड़कर उसे एक तरफ फेंक दिया और एक भारी सुस्त धमक के साथ उसे दीवार पर जोर से दे मारा। महज कुछ ही मिनटों के भीतर वे तीनों लड़के चोटिल और लहूलुहान होकर जमीन पर पड़े थे, कराह रहे थे और उठने में असमर्थ थे। अपने साथ लाए सभी लड़कों को इस तरह धराशायी देखकर टाई डर से पीला पड़ गया और भागने के लिए मुड़ा, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से भागने देने वाला नहीं था। मैंने कुछ ही कदमों में फासला तय किया, उसके कॉलर के पीछे से पकड़ा और उसे किसी मुर्गे की तरह गर्दन से खींचकर वापस खींच लिया। भागने की कोशिश, मैंने उपहास करते हुए कहा और उल्टे हाथ से उसके मुंह पर एक और थप्पड़ जड़ दिया। तेज आवाज गूंज उठी। टाई का दूसरा गाल भी तुरंत लाल होकर सूज गया, जो पहले वाली सूजन से इस तरह मिल रहा था कि वह लगभग मजाकिया लग रहा था। वह दर्द से चीख पड़ा और उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए। पिछली बार मैंने तुम्हें 2 थप्पड़ इसलिए मारे थे क्योंकि तुम उन मामलों में टांग अड़ा रहे थे जिनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था और मेरे सामने क्रिस्टल की तरफदारी कर रहे थे जब तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने उसके करीब झुकते हुए कहा। मेरी आवाज बर्फीली और तीखी थी, इस बार इसलिए क्योंकि तुम नहीं जानते कि कब रुकना है और मेरे पीछे आने के लिए दूसरों के साथ मिलकर झुंड बना रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं करूंगा? मैं गलत था। मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। टाइडर के मारे पूरे शरीर से कांप रहा था, अपने आंसुओं के बीच भीख मांग रहा था। गलत थे, है ना? मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी। मेरी नजरों में रूथलेसनेस, क्रूरता की एक चमक कौंध गई। घुटने टेको और माफी मांगो। टाई ने मेरी आंखों की उस भयंकरता को एक पल के लिए घूरा, इससे पहले कि उसके पैर आखिरकार जवाब दे गए और वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मैं सच में गलत था। मैंने उसकी गिड़गिड़ाहट पर ध्यान नहीं दिया, मुड़ने के लिए पलटा और अब भी 2 कदम ही आगे बढ़ा था कि मैंने क्रिस्टल को गली के मुंह पर खड़े हुए देखा। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद था, उसकी आंखें झटके और अविश्वास से भरी हुई थी। उसने साफ तौर पर वह सब देख लिया था जो अभी अभी हुआ था। उसकी नजर पहले जमीन पर घुटने के टेक कर सिसक रहे टाई पर पड़ी। उसकी आंखें उसके लिए सहानुभूति से भर गईं और फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसकी आंखों में जटिल भावनाएं घूम रही थी, गुस्सा, चिंता और डर की एक हल्की सी झलक जिसे वह बमुश्किल छुपा पा रही थी। मैं जानता था कि वह इस बात से गुस्से में थी कि मैंने टाई को मारा था, उसकी हालत को लेकर चिंतित थी और इस बात से और भी ज्यादा डर रही थी कि मैं कितना क्रूर हो गया था। वह रेयान बिल्कुल नहीं रहा जिसे वह जानती थी, वह जो उसकी हर बात मानता था
और यहाँ तक कि थोड़ा बुजदिल भी था। रेयान, तुम बहुत आगे निकल गए हो। क्रिस्टल दौड़ती हुई आगे आई और टाई के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई, बिल्कुल वैसे जैसे कोई मुर्गी अपने चूजे की रक्षा करती है। उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं और उसकी आवाज कांप रही थी। वह सिर्फ एक छात्र है, तुम उसे इस तरह कैसे पीट सकते हो और उसे घुटने टेक कर माफी मांगने के लिए मजबूर कर सकते हो? तुम बहुत क्रूर हो, बहुत आगे निकल गए हो। मैंने एक भौं उठाई। वह पहले मेरे साथ लड़ने आया था, मैं सिर्फ अपना बचाव कर रहा था। अब क्लास रिप्रेजेंटेटिव किस हक से उसकी तरफदारी करने आई है? भले ही वह गलत था, तुम उसे इस तरह नहीं पीट सकते और उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। क्रिस्टल की आवाज आंसुओं से भर गई। तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? क्रूर? मैं जोर से हंस पड़ा, मानो मैंने दुनिया का सबसे बड़ा जोक सुन लिया हो। मेरी हंसी उस सुनसान गली में गूंज उठी, जो उपहास और एक ऐसी कड़वाहट से भरी थी जो हड्डियों की गहराई तक उतर गई थी। क्रिस्टल, क्या सचमुच मेरे पास खुद को क्रूर कहने का अधिकार है? मैंने धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाया। मेरी आंखों की ठंडक उसे पूरी तरह से जमा देने के लिए काफी थी। जब तुम मुझे क्रूर कहती हो, तो क्या तुमने कभी इस बात पर विचार किया है कि तुमने मेरे साथ क्या किया था? तुमने मुझे एक ऐसे तहखाने में जंजीरों से बांध कर रखा जहां कभी धूप नहीं पहुंचती थी। मेरे हाथ पैर लोहे की भारी बेड़ियों से जकड़ दिए थे, मेरी आंख निकाल ली थी, मेरे नाखून उखाड़ दिए थे और मेरी जांघ में चाकू घोंप दिया था। और उस सब के दौरान तुमने एक बार भी खुद को क्रूर नहीं कहा। मेरे शब्द किसी तेजधार वाले ब्लेड की तरह बरसे और सीधे क्रिस्टल के दिल में उतर गए। उसका पूरा शरीर अकड़ गया, उसका चेहरा पल भर में भूत की तरह सफेद हो गया और उसके होंठ हल्का सा कांपे, मानो वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन एक भी शब्द बाहर नहीं निकला। मैं जानता था कि मैंने उसके सबसे संवेदनशील हिस्से पर वार किया था, वह बदसूरत और छिपा हुआ अतीत जिसे वह शिद्दत से दफनाना चाहती थी। वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था। उसे लगता था कि मैं पहले ही मर चुका हूँ, कि वे सारी दर्दनाक यादें मेरे साथ ही हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं वास्तव में वापस लौट आऊंगा और उन सारी भयानक सच्चाइयों को ठीक उसके सामने लाकर रख दूंगा। उसका शरीर हल्का सा कांपने लगा, उसकी आंखों का गुस्सा और सहानुभूति पूरी तरह से डर में बदल गई। दफा हो जाओ, मैंने ठंडे स्वर में यह शब्द बाहर फेंके और मेरी आवाज की ठंडक ने क्रिस्टल को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। वह दोबारा मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वह तुरंत नीचे झुकी और रोते हुए टाई को सावधानी से उठाने लगी, उसके कपड़ों से धूल झाड़ी और फुसफुसा कर उसे ढांढस बंधाया। इसके बाद वह लंगड़ाते हुए टाई को हार मानकर उस गली से बाहर ले गई। उनके लड़खड़ाते हुए जाने को देखते हुए मेरी आंखों की ठंडक और गहरी हो गई। यह तो बस शुरुआत थी। मैं उन पर अपने हर एक कर्ज का एक एक हिसाब चुकाने वाला था, पल पल उन्हें उस निराशा और दर्द का एहसास कराने वाला था जो मैंने झेला था। टाई के मामले को सुलझाने के बाद मैंने अपना पूरा ध्यान सोफी की तरफ केंद्रित किया। मैं जानता था कि मेरी पिछली जिंदगी की समय सीमा के अनुसार क्रिस्टल जल्द ही उसके खिलाफ कोई चाल चलने वाली थी। क्रिस्टल की ईर्ष्या बहुत गहरी थी, सोफी के नंबर उससे ज्यादा आते थे और सोफी के मन में मेरे लिए भावनाएं भी थी। ये दोनों बातें अकेले ही क्रिस्टल को उसके खिलाफ क्रूर बनने के लिए काफी थी। उस दोपहर स्कूल के बाद मैंने जानबूझकर अपना बैग जल्दी पैक किया और समय से पहले सोफी की क्लास के बाहर उसका इंतजार करने लगा। जब आखिरी घंटी बजी तो छात्र एक के बाद एक कक्षा से बाहर आने लगे और मैंने भीड़ में सोफी को तलाशना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में मैंने उसे देख लिया। उसने वही फीका पड़ा हुआ बैग ले रखा था, वही मोटे काले फ्रेम का चश्मा पहना था, सिर झुकाए धीरे धीरे चल रही थी और थोड़ी शर्मीली संभली हुई लग रही थी। सोफी, मैंने उसे रोकते हुए पुकारा और उसकी तरफ कदम बढ़ाए। मेरी आवाज सुनकर उसने ऊपर देखा और जब उसने देखा कि यह मैं हूं तो वह एक पल के लिए ठिठक गई। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर हैरानी और जिमजिमाहट की एक हल्की सी झलक दिखाई दी। वह रुक गई और अपने बैग की पट्टियों को घबराहट से कसकर पकड़ लिया। रेयान, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? उसने धीमी आवाज में पूछा। उसकी आवाज इतनी कोमल थी कि वह लगभग फुसफुसाहट जैसी लग रही थी और उसके गालों पर हल्की सी लाली छा गई थी। पिछली जिंदगी में मैंने कभी उस पर इस तरह ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मुझे वह काफी प्यारी लगी। ऐसी कोई खास बात नहीं है, मैं बस शुक्रिया कहना चाहता था। मैं उसके करीब गया और अपना लहजा नरम रखने की कोशिश की ताकि वह डरे नहीं। परसों जो डिब्बे में तुमने मुझे भुना हुआ सुअर का मांस दिया था वह सच में बहुत स्वादिष्ट था। लंबे समय में मैंने जो खाया है यह उनमें सबसे अच्छा था। यह सच था। पिछली जिंदगी में उस तहखाने में मैंने सिर्फ फफूंद लगे वे बचे खुचे टुकड़े खाए थे जो क्रिस्टल मेरी तरफ फेंक देती थी और कभी कभी तो मैं बिना कुछ खाए कई कई दिन बिता देता था। अब जबकि मुझे दूसरा जीवन मिल गया था, स्कूल के कैफेटेरिया का खाना भी मेरे लिए किसी दावत जैसा लग रहा था और सोफी द्वारा अपने हाथों से सच्चे प्यार से बनाई गई इस खाने की बात ही क्या थी। मेरी तारीफ सुनकर सोफी के गाल एक पल में और ज्यादा लाल हो गए। उसने जल्दी से अपना सिर झुका लिया। उसके लंबे पलके उसके चश्मे के पीछे हल्के से कांप रहे थे। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे खुशी है कि तुम्हें यह पसंद आया, उसने धीरे से कहा। मैंने ध्यान दिया था कि तुम ठीक से खाना नहीं खाते हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए कुछ बना दूं। उसकी आवाज धीमी होती गई और आखिरी के कुछ शब्द मुश्किल से सुनाई दे रहे थे। मेरे सीने में कुछ हल्का सा हिला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी समझदार होगी और मेरे खाने की आदतों पर ध्यान देगी। पिछली जिंदगी में उसे नजरअंदाज करना वाकई बहुत बड़ी भूल थी। मैंने तुरंत बातचीत को उस बात की तरफ मोड़ा जो सबसे ज्यादा जरूरी थी, यानी उसे क्रिस्टल से दूर रखना। मेरा स्वर गंभीर हो गया। मुझे तुम्हें किसी बात के बारे में चेतावनी देनी है।
क्रिस्टल के तरीके तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा शातिर और खतरनाक है। मैं तुम्हें उस तरह चोट नहीं खाने दे सकता जैसा तुमने मेरी पिछली जिंदगी में झेला था। सोफी ठिठक गई और उलझन में मुझे ऊपर देखने लगी। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्रिस्टल और मैं सिर्फ सहपाठी हैं। हम दोनों की ज्यादा बातचीत भी नहीं होती। वह तो सच में बहुत अच्छी लगती है। उसके नंबर अच्छे हैं और उसका स्वभाव भी बहुत कोमल है। उसके लिए क्रिस्टल हर तरह से एक आदर्श लड़की थी। वह इस बात पर विश्वास ही नहीं कर सकती थी कि क्रिस्टल कभी उसे चोट पहुंचा सकती है, और सच कहूं तो मैं इसके लिए उसे दोषी नहीं ठहरा सकता था। क्रिस्टल का मुखौटा ही इतना बेदाग था कि यहाँ तक कि मैंने भी अपनी पिछली जिंदगी में उसकी असली फितरत को बहुत देर से पहचाना था। वह अच्छी लड़की नहीं है, मैंने सीधे शब्दों में कहा। मेरी नजरें उस पर टिकी थीं। वह तुमसे बेहद जलती है, इस बात से कि तुम्हारे नंबर उससे बेहतर हैं, और इस बात से कि तुम हर मामले में उससे आगे निकल जाती हो। वह तुम्हें चोट पहुंचाएगी, और वह ऐसा बहुत ही शातिर तरीकों से करेगी। मैं उसे खुलकर यह नहीं बता सकता था कि मेरी पिछली जिंदगी में क्या हुआ था, क्योंकि यह बहुत अविश्वसनीय लगता, और वह कभी इस पर सच के रूप में विश्वास नहीं करती। चेतावनी देने का यही एकमात्र तरीका था, यह उम्मीद करते हुए कि वह थोड़ी और सतर्क रहेगी। सोफी की भौहें अभी भी उलझन में सिकुड़ी हुई थीं। वह साफ तौर पर मेरी बात से पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी। उसने पल भर के लिए नीचे देखा और चुप रही। फिर दोबारा ऊपर देखकर धीरे से बोली, रेयान, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसे गलत नहीं समझ रहे हो? मुझे नहीं लगता कि वह ऐसी बिल्कुल भी है। पिछली बार जब मैं अपनी अंग्रेजी की किताब भूल गई थी तो उसने ही मुझे अपनी किताब शेयर करने की पेशकश की थी। वह अभी भी क्रिस्टल के उस सावधानी से बुने गए मुखौटे पर विश्वास करना चाहती थी, और इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि मुझे इसकी उम्मीद थी। मैं किसी भी बात को लेकर गलत नहीं हूँ, मैंने दृढ़ता से कहा। बस जो मैं कह रहा हूँ उसे याद रखना, उससे दूर रहना, उसके साथ कोई संपर्क न रखने की कोशिश करना, और अपनी प्राइवेसी बचाकर रखना। उसे अपने जीवन के बारे में ज्यादा कुछ मत जानने देना, और अगर कभी कोई तुम्हारे बारे में कोई अफवाह फैलाए तो उसे नजरअंदाज मत करना या अकेले मत सहना। तुरंत किसी टीचर को बताना या आकर मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा, ये महसूस कराने की कोशिश करते हुए कि मैं कितना गंभीर था। मुझे उम्मीद थी कि वह मुझ पर विश्वास करेगी, भले ही वह आधा विश्वास ही क्यों ना हो। फिर भी इससे वह और अधिक सतर्क हो जाती। मेरी आंखों की गंभीरता को देखकर सोफी अभी भी थोड़ी उलझन में थी, लेकिन उसने फिर भी सिर हिला दिया। ठीक है, मैं समझ गई। चेतावनी देने के लिए शुक्रिया रेयान। उसकी आवाज अभी भी कोमल थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई गंभीरता आ चुकी थी। अब मैं कह सकता था कि भले ही उसने मुझ पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया था, लेकिन उसने मेरी बात को दिल से लगा लिया था। इतना ही बहुत था। जब तक वह सतर्क रहती, क्रिस्टल के लिए उसे नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता। अच्छा, मैंने आसमान की तरफ देखा जो धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। देर हो रही है, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। रात के वक्त अकेले चलना सुरक्षित नहीं है। सोफी ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए। उसके गाल फिर से लाल हो गए। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा घर स्कूल से ज्यादा दूर नहीं है। मैं अपने दम पर आराम से घर पहुंच सकती हूँ। फिर भी शुक्रिया। वह थोड़ी शर्मीली लग रही थी। साफ तौर पर किसी लड़के के साथ अकेले रहने की आदी नहीं थी। कोई बात नहीं, ये मेरे रास्ते में ही है, मैंने कहा, और बिना किसी जवाब का इंतजार किए आगे बढ़ने लगा। मैं जानता था कि एक बार जब मैंने कह दिया तो वह मना करने में बहुत संकोच महसूस करेगी। सोफी ने एक पल के लिए झिझक दिखाई और फिर अपना बैग उठाए हुए मेरे पीछे पीछे चल दी। रास्ते में हमने ज्यादा बात नहीं की। माहौल थोड़ा अजीब सा था। मैं बता सकता था कि उसने ज्यादातर समय अपना सिर झुकाए रखा था और बीच बीच में चोरी छिपे मुझे देखकर जल्दी से नजरें फेर लेती थी। जैसे ही हम उसके अपार्टमेंट परिसर के गेट के पास पहुंचे, सोफी रुक गई और बोली, रेयान, बस यहीं तक। मुझे घर छोड़ने के लिए शुक्रिया। उसकी आंखों में आभार साफ झलक रहा था। ठीक है, अंदर जाओ, अपना ख्याल रखना, मैंने कहा, और परिसर में उसकी आकृति को गायब होते हुए देखकर राहत की सांस ली। कम से कम मैंने उसे चेतावनी दे दी थी और यह सुनिश्चित कर लिया था कि वह सुरक्षित घर पहुंच जाए। मुझे उम्मीद थी कि वह मेरी बात को याद रखेगी और सुरक्षित रहेगी। सोफी के अपार्टमेंट परिसर से निकलने के बाद मैं सीधा घर नहीं गया, बल्कि मैंने उन जगहों का एक चक्कर लगाया जहां क्रिस्टल अक्सर जाया करती थी। अपनी पिछली जिंदगी में उसके अतीत के बारे में और अधिक जानना चाहता था। शायद मैं कुछ ऐसे उपयोगी सुराग ढूंढ सकता था जो टाई के जर देने के पीछे की सच्चाई का पता लगाने में मेरी मदद करते। आने वाले दिनों में मैंने क्रिस्टल की हरकतों पर कड़ी नजर रखी। यह सुनिश्चित किया कि वह सोफी के खिलाफ कोई कदम न उठा सके, और साथ ही अपनी पढ़ाई में भी पूरी तरह से जुट गया। मेरी पिछली जिंदगी में मौज मस्ती के शौक ने मेरे नंबर पूरी तरह डुबो दिए थे, जिसके अंत में मुझे किसी साधारण से वोकेशनल स्कूल में ही दाखिला मिला था, और स्नातक होने के बाद मुझे हर मोड़ पर नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़ा था, और मैं एक दयनीय असंतोषजनक जीवन जी रहा था। इस बार मैं अपनी किस्मत बदलने वाला था। मैं सिर्फ बदला नहीं लेने वाला था, बल्कि मैं कुछ ऐसा करने वाला था जिससे मेरा वजूद बने, और वे सभी लोग जो कभी मुझ पर नीची नजर डालते थे वे नोटिस करने पर मजबूर हो जाएं। मैंने घर से अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तकें और अभ्यास पुस्तिकाएं निकाली। बहुत सा सामान मेरी याददाश्त से फिसल चुका था, लेकिन कम से कम मेरे पास अपनी पिछली जिंदगी की नींव बची हुई थी, इसलिए इसे दोबारा उठाना बहुत मुश्किल नहीं था। कक्षा में हर दिन सोने या पहले की तरह हुड़दंग मचाने के बजाय मैं
वास्तव में शिक्षक की बात ध्यान से सुनता था, सही नोट्स बनाता था और क्लास के बाद इधर उधर भागने के बजाय अपनी डेस्क पर बैठकर सीखी हुई चीजों का रिवीजन करता था या अभ्यास के सवालों को हल करता था। मेरे इस बदलाव ने शिक्षकों और सहपाठियों समेत हर किसी को पूरी तरह से अवाक कर दिया था। मैं पहले शिक्षक के ऑफिस का एक नियमित हिस्सा हुआ करता था, लगभग हर दूसरे दिन किसी न किसी बात पर डांट खाता था और अब मैं क्लास में ध्यान से सुनता था, सक्रिय रूप से सवालों के जवाब देता था, समय पर अपना होमवर्क जमा कराता था और यहाँ तक कि शिक्षकों से सवाल पूछने के लिए खुद आगे बढ़कर जाता था। मेरे होमरूम टीचर मिस्टर बेनेट मेरे इस बदलाव से विशेष रूप से हैरान थे। उन्होंने मुझे कई बार अलग से बुलाया और हर बार दिल से मेरा हौसला बढ़ाया। रेयान, तुम एक समझदार लड़के हो, बस तुम अपनी ऊर्जा को गलत जगहों पर लगा रहे थे। अगर तुम अब भी कड़ी मेहनत करते रहो तो तुम निश्चित रूप से एक अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला ले सकते हो और अपनी किस्मत बदल सकते हो। उनके प्रोत्साहन ने पढ़ाई जारी रखने के मेरे संकल्प को और मजबूत कर दिया। मेरे सहपाठियों का रवैया भी मेरे प्रति बदल गया। कुछ लोग अभी भी मुझसे बात करने में थोड़ा झिझकते थे, लेकिन अब किसी ने भी मेरा बहिष्कार नहीं किया या उस तरह मेरा मजाक नहीं उड़ाया जैसा वे पहले करते थे। मेरे इस बदलाव को देखकर क्रिस्टल और अधिक बेचैन हो गई। मुझे अपने पाले में करने की उसकी योजना में कोई प्रगति नहीं हो रही थी। इसके विपरीत मेरे दूरी बनाने की वजह से उसके प्रति मेरा अफेक्शन नकारात्मक बना रहा और नीचे गिरता चला गया। सिस्टम की चेतावनियां बार बार मिलने लगी, जिससे वह बिल्कुल शांत नहीं बैठ पा रही थी। वह अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी और उसके नंबर भी गिरने लगे थे, जिससे वह और ज्यादा बेताब हो गई थी। उसने मेरे करीब आने के लिए और भी प्रयास शुरू कर दिए, यहाँ तक कि सिर्फ मेरा ध्यान खींचने के लिए उसने क्लास में मेरे लिए जानबूझकर परेशानी खड़ी करना शुरू कर दिया। एक बार चाइनीजस क्लास के दौरान टीचर ने हमें एक पैराग्राफ जोर से पढ़ने के लिए कहा। उसने जानबूझकर एक बहुत लंबा कठिन पैराग्राफ चुना और इसके लिए मेरा नाम सुझाने के लिए अपना हाथ उठाया। मैं अच्छी तरह जानता था कि वह क्या करने की कोशिश कर रही थी। वह मुझे सबके सामने मूर्ख साबित करना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे वह संतोष नहीं दिया। मैंने पाठ्य पुस्तक उठाई और बिना किसी रुकावट के पूरा पैराग्राफ बहुत ही सुचारू रूप से पढ़ डाला। मेरी आवाज स्पष्ट और भावों से भरी हुई थी और टीचर ने खास तौर पर इसके लिए मेरी तारीफ की, जिससे क्रिस्टल का चेहरा फीका पड़ गया। एक अन्य अवसर पर गणित की क्लास के दौरान टीचर ने हम में से कुछ लोगों को बोर्ड पर एक सवाल हल करने के लिए बुलाया। वह एक कठिन सवाल था जिसे कक्षा का अधिकांश हिस्सा हल नहीं कर पा रहा था। क्रिस्टल ने खुद अपना हाथ उठाया और मेरे साथ मिलकर उस सवाल को हल करने की पेशकश की। यह मानकर कि वह सिर्फ मेरी पढ़ाई में मदद करना चाहती है, टीचर ने तुरंत सहमति दे दी। वह चलकर मेरी तरफ आई और जब टीचर बोर्ड पर लिखने के लिए मुड़े तो उसने अपनी आवाज धीमी की और मुझसे कहा, रेयान, चलो सुलह कर लेते हैं।